हेलो बच्चों, वेलकम बैक वंस अगेन। तो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं स्पॉट टेस्ट 3 के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन का सॉल्यूशन। देखिएगा, बहुत आसान है। सबसे पहले यहां पे स्टार्ट किया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्वेश्चन नंबर 59 से, और 59 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि द मेजर प्रोडक्ट इन द फ्लोइंग रिएक्शन इज, और वो रिएक्शन क्या है प्यारे बच्चों, यहां पे कुछ इस तरीके से दिया हुआ है एक आयोडीन, और इसका जो रिएक्शन किया गया है वो किया गया है टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल के साथ। बच्चों, सबसे पहली बात तो आपको ये मालूम होनी चाहिए कि टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल जो होता है एक वीक बेस और वीक न्यूक्लियोफाइल होता है, क्योंकि ये न्यूट्रल है, नेगेटिव चार्ज है नहीं, आयनिक बॉन्ड है नहीं, तो जब O के साथ H है, ये एक वीक न्यूक्लियोफाइल और वीक बेस है, और वीक न्यूक्लियोफाइल के प्रेजेंस में SN1 होता है और वीक बेस के प्रेजेंस में E1 होता है। तो जो स्टूडेंट इसको SN2 या E2 सोचता है वो तो पहले ही गलत है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग बेस है नहीं। स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में E2 होता है और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के प्रेजेंस में SN2 होता है। लेकिन जब न्यूट्रल है तो यहां पे वीक न्यूक्लियोफाइल या वीक बेस है, तो वीक न्यूक्लियोफाइल के प्रेजेंस में SN1 हो सकता है और वीक बेस के प्रेजेंस में E1 हो सकता है। इसी दोनों में से कोई आपको सोचना है। लेकिन बच्चों, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? हीट। और दूसरी बात ये एक क्राउडेड न्यूक्लियोफाइल है, तो जब क्राउडेड न्यूक्लियोफाइल है, बिगर न्यूक्लियोफाइल है, तो जानते हो कि न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाता है। न्यूक्लियोफिलिसिटी इज अफेक्टेड बाय स्टेरिक हिंड्रेंस। तो जब ये बिगर साइज का न्यूक्लियोफाइल है तो SN1 कंपीट ना करके E1 कंपीट करेगा, इसलिए यहां पे आपको लिखा हुआ है E1, क्योंकि इसका साइज बिगर है तो SN1 कंपीट नहीं करेगा। कौन सा करेगा? यहां पे कंपीट कर जाता है इसके केस में कंपीट कर जाता है E1। और जब क्वेश्चन में लिखा हुआ है E1, हीट आपको दिया हुआ है, तो सबसे पहले इसको आयोडीन को बाहर कर दीजिए, क्योंकि आपको मालूम होनी चाहिए कि E1 के केस में बनता है कार्बोकटायन इंटरमीडिएट। कौन सा इंटरमीडिएट बच्चों? कार्बोकटायन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन करता है E1 में। तो आपको क्वेश्चन में E1 साफ साफ मेंशन किया हुआ है, तो I माइनस को बाहर कर दीजिए, फिर इसके रिस्पेक्ट में, इस कार्बोकटायन के रिस्पेक्ट में 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट कर दीजिए। कहां से? इस टर्सरी कार्बन से। तो जैसे आपने 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट किया, तो प्यारे बच्चों अब जो फॉर्मेशन यहां पे करने वाला है वो करेगा मोर स्टेबल टर्सरी कार्बोकटायन। जी हां, और ये था सेकेंडरी कार्बोकटायन जो लेस स्टेबल था। फर्दर यही जो आपको टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल है ना, इसी का लोन पेयर यहां से क्या करेगा? H+ पिक कर लेगा बगल में से। तो H+ को जब पिक करेगा तो ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन दे के निकलेगा, और जब 2 इलेक्ट्रॉन दे के निकलेगा तो कुछ ऐसा बन जाएगा स्ट्रक्चर, जिसमें कि यहां पे डबल बॉन्ड हो जाएगा और फिर यहां पे ऐसा हो जाएगा। इसके केस में आप लोग देख सकते हो आंसर हो जाएगा 3। तो E1 में आप लोग याद रखिएगा बनता है कार्बोकटायन इंटरमीडिएट। ओके, तो जहां पे हेलोजन है वहां पे बना दिया कार्बोकटायन, और फिर इसके केस में हम लोगों को करना पड़ेगा रीअरेंजमेंट, और फिर इसके केस में हम लोगों को बेस जो दिया हुआ है टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल वो वीक बेस है, तो बगल वाले कार्बन से H+ को निकाल करके अकॉर्डिंग टू सेट-जेप्स रूल मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। आंसर हो जाएगा 3rd। अब देखिए नेक्स्ट आपको दिया हुआ है 60 नंबर में, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल शो रिटेंशन इन कॉन्फिगरेशन ऑन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय OH माइनस आयन। बच्चों, OH माइनस निगेटिव चार्ज है, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, और जब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो पाथवे यहां पे कौन सा होगा? SN2। जहां कहीं भी निगेटिव चार्ज है न्यूक्लियोफाइल के ऊपर या फिर आयनिक बॉन्ड है, सोडियम है, पोटेशियम है, तो ये सब के केस में यहां पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा, वहां पे कंपीट करेगा SN2 पाथवे। तो आप कहोगे सर जी आपने पढ़ाया हुआ है कि SN2 के केस में तो इन्वर्जन होता है, तो सभी में जब SN2 होगा, क्योंकि OH माइनस के साथ रिएक्शन है, तो सभी में होगा इन्वर्जन, रिटेंशन किसी में होगा ही नहीं। लेकिन बच्चों आपको लिखाया होगा, कॉपी में जरूर पढ़ना, NCERT में भी दिया हुआ है कि इन केस ऑफ SN2 रिएक्शन 100% इन्वर्जन टेक्स प्लेस इफ R of RL इज एसिमेट्रिक। मतलब जिस कार्बन पे लिविंग ग्रुप है उस कार्बन पे होना चाहिए कायरल सेंटर। बिल्कुल, कायरल सेंटर उसी कार्बन पे होगा, तभी हो सकता है वहां पे 100% इन्वर्जन। तो फर्स्ट ऑप्शन आप देखेंगे तो जिस कार्बन पे लिविंग ग्रुप ब्रोमीन है ना बच्चों, उसी कार्बन पे कायरल सेंटर है। मतलब जिस कार्बन से निकल रहा है लिविंग ग्रुप, उसी के अपोजिट डायरेक्शन से उसी कार्बन पे आएगा न्यूक्लियोफाइल, तो यहां पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि कायरल सेंटर उसी पे है जहां पे वो लिविंग ग्रुप दिया हुआ है। उसके बाद CH3 है, CH, C6H5 है,
उसके बाद Br है। बच्चों यहां भी देखो, जिस कार्बन से लिविंग ग्रुप निकल रहा है उसी कार्बन पे कायरल सेंटर है, मतलब जिस डायरेक्शन से निकलेगा ब्रोमीन उसके अपोजिट डायरेक्शन से आएगा और उसी कायरल सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा जिससे लिविंग ग्रुप निकला है, मतलब इन्वर्जन यहां पे होगा। थर्ड में देखो, थर्ड दिया हुआ है CH3CH और उसके बाद यहां पे C2H5Br। बच्चों यहां भी देखो, जिस कार्बन से Br- निकल रहा है उसी कार्बन पे कायरल सेंटर दिया हुआ है, तो जिस कार्बन से लिविंग ग्रुप निकल रहा है उसी कार्बन पे कायरल सेंटर दिया हुआ है, तब तो उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा ना। लेकिन फोर्थ ऑप्शन को देखो, यहां पे आपको देख के मजा आ जाएगा। बच्चों जिस कार्बन पे लिविंग ग्रुप है, क्या वहां कोई रिएक्शन, क्या वहां पे कोई कायरल सेंटर है? और जहां कायरल सेंटर है क्या वहां कोई रिएक्शन हो रहा है? बिल्कुल नहीं, कायरल सेंटर यहां है। अगर आप रिएक्शन से पहले की कंडीशन देखो तब भी कहोगे 1 होगा CH2Br, 2 होगा इथाइल, 3 होगा मिथाइल, 4 होगा ये हाइड्रोजन। जो कॉन्फ़िगरेशन होगा आफ्टर द रिएक्शन भी वही होगा कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि Br के जगह पे खाली क्या आ जाएगा? OH-, जिसके साथ हम रिएक्शन करवाने वाले हैं, तो OH- भी आ जाएगा। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है कार्बन से, अकॉर्डिंग टू CIP रूल CH2OH को ही देंगे फर्स्ट प्रायोरिटी। तो देखोगे जिस कार्बन पे कायरल सेंटर है वहां तो रिएक्शन हुआ ही नहीं हुआ ना, रिएक्शन हुआ सिर्फ CH2Br के ऊपर और CH2Br के पास कायरल सेंटर नहीं है। तो आप कहोगे कि जहां पे कायरल सेंटर है वहां से अगर लिविंग ग्रुप निकलेगा तब होगा वहां पे 100% इन्वर्जन इन केस ऑफ SN2। तो यहां पे हम लोग कहेंगे कि ये कुछ हुआ ही नहीं, जैसा कॉन्फ़िगरेशन था रिएक्शन से पहले वैसा ही रह जाएगा, क्योंकि जहां से लिविंग ग्रुप निकला है वह उसी कार्बन पे अपोजिट डायरेक्शन से आएगा न्यूक्लियोफाइल, तो यहां पे कोई परिवर्तन होगा ही नहीं। और जब कॉन्फ़िगरेशन का कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जैसा था वैसा ही रह गया, इसका मतलब उसको हम लोग क्या कहते हैं? रिटेंशन। तो बच्चों याद रखना, कभी भी आपको SN2 के केस में इन्वर्जन तभी हो सकता है जब जिस कार्बन से लिविंग ग्रुप निकल रहा है उस कार्बन पे कायरल सेंटर होना चाहिए, तब जाकर के होगा। तो यहां पे किसी प्रकार का कोई रिएक्शन हुआ ही नहीं कायरल सेंटर पे, इसलिए कहेंगे कि 4 में इन्वर्जन नहीं होगा, वहां पे जैसा कॉन्फ़िगरेशन था वैसा ही रह गया, इसलिए उसको हम लोग कहते हैं रिटेंशन। रिटेंशन कह देंगे कोई चेंज नहीं हुआ तो, यानी अपने करैक्टर को रिटेन करके रख लिया बस। उसके बाद देखिए 61 नंबर में क्या कह रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स नाइट्रेशन। बच्चों नाइट्रेशन का सबसे पहले अगर आपसे पूछेगा कि मैकेनिज्म यहां पे कौन सा होता है, क्योंकि बेंजीन से बना हुआ कंपाउंड है, तो मैकेनिज्म होता है ESR। ESR कहने का मतलब हुआ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या फिर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आप लोग ध्यान रखोगे, आप लोग जानते हो, पढ़े लिखे लोग हो, कि रेट ऑफ ESR जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल +I+M और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है -I-M। जी हाँ, यही होता है। अब इसके आधार पे हम लोग देखें, सबसे पहले हम लोगों को ए में जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है मेरे को पाराजाइलिन। तो पाराजाइलिन कहने का मतलब हुआ 2 मिथाइल 1/4 पोजीशन पे। उसके बाद बी में जो दिया हुआ है ब्रोमोबेंजीन, तो ब्रोमोबेंजीन कहने का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, ये हो गया ब्रोमोबेंजीन। और सी में कह रहा है मेसिटाइलिन। अब इसमें बहुत सारे बच्चे को कंफ्यूजन हुआ है, तो बच्चों मेसिटाइलिन जो कहा जाता है 1,3,5 ट्राइमिथाइल बेंजीन। जी हाँ, 1,3,5 ट्राइमिथाइल बेंजीन को मेसिटाइलिन कहते हैं। और डी में आपको दिया हुआ है नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन हम लोग इसको कहते हैं। और उसके बाद एक और दिया हुआ है, कितना दे दिया है? ई में एक दिया हुआ है हम लोगों को बेंजीन। अब देख लीजिए, तो नाइट्रोबेंजीन क्या शो करता है? NO2 -M। ये तीनों मिथाइल है, तो तीनों मिथाइल बेंजीन के ऊपर क्या शो करेगा? +I एज वेल एज हाइपर कंजुगेशन। +I एज वेल एज हाइपर कंजुगेशन, तीनों मिथाइल डोनर है, यहां पे क्या शो करेगा? -I। यहां पे 2 मिथाइल क्या शो करेगा? +I एज वेल एज हाइपर कंजुगेशन। तो अगर यहां पे हम लोग इस बातों को देखें तो रेट ऑफ ESR यानी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है नाइट्रेशन का मैकेनिज्म, ठीक है? चाहे नाइट्रेशन का पूछे, सल्फोनेशन का पूछे, हेलोजनेशन का पूछे, सबका ESR होता है। तो सबसे कम हो जाएगा यहां पे D का, उसके बाद हो जाएगा B का, उसके बाद हो जाएगा E का, उसके बाद हो जाएगा A का, और सबसे ज्यादा हो जाएगा C का। यही तो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो देख लो D B E A C, यानी कि इसका जो आंसर आएगा बच्चों
वो आ जाएगा सेकेंड। उम्मीद करता हूं आपको बातें पकड़ में आ गई होगी कि रेट ऑफ ईएसआर यानी कि रेट ऑफ नाइट्रेशन, रेट ऑफ सल्फोनेशन या रेट ऑफ हेलोजिनेशन, ये सब अगर पूछता है ईएसआर मैकेनिज्म होता है, समझे कि नहीं? हाँ, तो रेट ऑफ ईएसआर एक्चुअल में पूछा जा रहा है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्लस आई प्लस एम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल माइनस आई माइनस एम, ऐसा देखोगे आप। ये हो गया 61 नंबर क्वेश्चन। ओके, 61 का हो जाएगा सेकंड, 60 का हो गया 4 और 59 का हो गया 3। उसके बाद आते हैं बच्चों फिर से उसी तरह से मिलता जुलता क्वेश्चन है 62 नंबर। तो 62 नंबर में क्या कह रहा है? द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फ्लोइंग रिएक्शन इज, एक रिएक्शन हम लोगों को दिया हुआ है CH3 और H, उसके बाद CH के साथ Br एंड CH3 और फिर से यहां पे आपको दिया है CH3OH। इससे पहले जो 59 नंबर क्वेश्चन देखा वहां पे दिया हुआ था टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। आपने देखा कि टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल एक क्राउडेड न्यूक्लियोफाइल है, जबकि मिथेनॉल क्या है? एक छोटा साइज का है, स्मॉलर साइज का न्यूक्लियोफाइल है। तो जिस न्यूक्लियोफाइल का साइज छोटा होगा न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगा, और जिस न्यूक्लियोफाइल का साइज बिगर होता है उसका न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाता है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल का काम होता है कार्बन के साथ बॉन्ड बनाना, इसलिए उसका न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाता है रिपल्सन के कारण। कार्बन का साइज बड़ा होता है रिपल्सन के कारण और बेसिसिटी ज्यादा होता है। और यहां पे छोटा साइज का न्यूक्लियोफाइल है तो न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगा, यानी कि आप देखोगे कैसा न्यूक्लियोफाइल है? वीक न्यूक्लियोफाइल है। जी हां, ये जो न्यूट्रल है तो यहां पे आयनिक बॉन्ड है नहीं, नेगेटिव चार्ज है नहीं, तो ये एक वीक न्यूक्लियोफाइल या वीक बेस है। तो वीक न्यूक्लियोफाइल के साथ होता है SN1 और वीक बेस के साथ होता है E1। लेकिन यहां पे आप देख सकते हो लेस क्राउडेड न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगा तो SN1 कंपीट करेगा। या फिर यहां पे हीट लिखा हुआ रहता, हीट लिखा हुआ रहता क्वेश्चन में, हाई टेम्परेचर पे हीट लिखता तो हाई टेम्परेचर पे जाके होता है इलिमिनेशन, और हीट अगर नहीं लिखा हुआ है तो वहां पे SN1 ले लेंगे। तो यहां पे इसके केस में कहोगे एक तो न्यूक्लियोफिलिसिटी कम है, सॉरी न्यूक्लियोफिलिसिटी इसका ज्यादा है क्योंकि रिपल्सन यहां पे कम है, और इसके केस में कहते हैं हीट भी नहीं लिखा हुआ है, इसलिए SN1 पाथवे से रिएक्शन करवाएंगे। अगर हीट लिख देता तब यहां पे हम लोग करा सकते थे वहां पे E1 भी, लेकिन SN2 और E2 सोचना ही नहीं है, या तो SN1 होगा नहीं तो E1 होगा। तो हीट लिखा हुआ है नहीं तो SN1 करा देंगे क्योंकि न्यूक्लियोफिलिसिटी इसका ज्यादा है, स्मॉलर साइज का न्यूक्लियोफाइल है। तो जब SN1 करेंगे तो SN1 के केस में जानते हो पहले हम लोग यहाँ पे लिविंग ग्रुप को बाहर करते हैं, और जब लिविंग ग्रुप को बाहर करते हैं तो SN1 के केस में बनता है कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट, सब कोई जानता है, बच्चा बच्चा। और फिर इसके केस में हम लोग यहां पे करा देते हैं 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। बिल्कुल, अब जब आप 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करा देते हो तो ये जो फॉर्मेशन करता है CH3 एंड CH3 और फिर यहां पे बन जाता है टर्सरी कार्बोकेटायन। यस, ये टर्सरी कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन कर देता है, और फिर इसके ऊपर ये न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो जाएगा। इस तरीके से मोर स्टेबल कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट ही बनता है लार्ज अमाउंट में बच्चों। तो जहां पे लिविंग ग्रुप दिया हुआ है वहां पे पहले आप लोगों को बना देना है कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट, और फिर रीअरेंजमेंट करके बना देना है मोर स्टेबल कार्बोकेटायन, और उसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल का अटैक करा करके बना देना है प्रोडक्ट। आप देख सकते हो यहां पे इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा थर्ड। क्या बात करते हैं सर, आसान है ना? बहुत आसान है। तो 62 का आंसर यहां पे थर्ड आ जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट यहां से कह रहा है 63, ये तो बहुत ही आसान है, थ्योरेटिकल डायरेक्ट है। 63 में कहा जा रहा है कि फ्रियोन 14 इज CF4, सही है। फ्रियोन 13 इज CF3Cl, बिल्कुल सही है, वो भी सही है, आप देख सकते हो एनसीईआरटी में भी आपको मिलेगा। तो फ्रियोन 14 इज CF4, एनसीईआरटी में नहीं है ये दिया हुआ है, इसका फॉर्मूला नहीं दिया हुआ है, सिर्फ फ्रियोन 12 का दिया हुआ है जहां तक मुझे याद है। फ्रियोन 14 का CF4 है, फ्रियोन 13 का CF3Cl है, फ्रियोन 12 का CF2Cl2 है, फ्रियोन 11 का CFCl3 है। याद रखिएगा सबको, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। फ्रियोन आर क्लोरोफ्लोरोकार्बन, बिल्कुल सही है। फ्रियोन आर यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट, बिल्कुल सही है। यानी कि 63 का आंसर जो यहां पे होने वाला है वो हो जाएगा 4। ऑल द अबव, ऑल आर करेक्ट। उसके बाद देखिए 64 बहुत ही हैंडसम क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 64 में कहा जा रहा है एक कंपाउंड ऑफ द फॉर्मूला C4H10O रिएक्ट विथ सोडियम एंड अंडरगो ऑक्सीडेशन टू गिव कार्बन कंपाउंड। सुनो बच्चों, सबसे पहले कह रहा है कि सोडियम के साथ रिएक्शन करता है। आपको पता है क्या, सोडियम के साथ रिएक्शन वही करता है जिसमें एटलीस्ट 1
एसिडिक हाइड्रोजन एटम होगा, जिसमें एटलीस्ट 1 एसिडिक हाइड्रोजन एटम होगा। तो यहां पे आपको सबसे पहले ध्यान रखना है, ये जो दिया हुआ है फर्स्ट ऑप्शन में, इसको हम लोग कहते हैं डाई इथाइल ईथर। तो कोई पूछेगा क्या डाई इथाइल ईथर सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करेगा, तो आप कहोगे नो रिएक्शन। इसका बिल्कुल रिएक्शन नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें एसिडिक हाइड्रोजन एटम है ही नहीं, और sp3 कार्बन से अटैच्ड हाइड्रोजन एसिडिक नहीं होता है। तो sp3 कार्बन या sp2 कार्बन से अटैच्ड हाइड्रोजन सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन नहीं करता है, एसिडिक नहीं होता है। लेकिन अब सुनो, अब यहां पे दिया हुआ है नॉर्मल ब्यूटाइल एल्कोहल। तो बच्चों आपको ये मालूम होनी चाहिए कि नॉर्मल ब्यूटाइल एल्कोहल में O के साथ अटैच्ड हाइड्रोजन एटम है, तो इसका रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ बिल्कुल होता है। और जब सोडियम मेटल के साथ होता है तो यहां पे इसका सॉल्ट बनता है, और बाहर होता है इसके केस में क्या, H2 गैस। और क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है अंडरगो ऑक्सीडेशन टू गिव कार्बोनिल कंपाउंड व्हिच डज नॉट रिड्यूस टॉलेंस रिएजेंट। मतलब क्या, टॉलेंट टेस्ट नहीं देता है। लेकिन बच्चों आपको पता है कि जब हम लोग प्राइमरी एल्कोहल का करते हैं ऑक्सीडेशन, तो क्या बनता है, एल्डिहाइड। यहां से एक H, एक यहां से H, लॉस कर दीजिए। मतलब आप देखेंगे कि जब नॉर्मल ब्यूटाइल एल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है तो ये बनता है ब्यूटेनल। ब्यूटेनल यानी एल्डिहाइड बन गया, और एल्डिहाइड टॉलेंट टेस्ट देता है, मतलब ये ऑप्शन नहीं हुआ। उसके बाद आपको कह रहे हैं नॉर्मल ब्यूटाइल एल्कोहल के बाद आइसोब्यूटाइल एल्कोहल। तो बच्चों आइसोब्यूटाइल एल्कोहल हम लोग इसको कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ये हो गया 1 2 3 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल। इसका अगर हम सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो यही फॉर्मेशन करता है CH3 CH के साथ CH3 और CH2 के साथ ONA, और बाहर होता है इसके केस में हाफ H2, ये बाहर हो जाता है इस तरीके से। और फर्दर अगर हम लोग इसका करते हैं ऑक्सीडेशन, तो आप जानते हो जब प्राइमरी एल्कोहल का होता है ऑक्सीडेशन तो एल्डिहाइड बनता है। तो प्राइमरी एल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन होता है तो एल्डिहाइड बनता है। और बच्चों याद रखना, एल्डिहाइड जो भी होगा वो एल्डिहाइड टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस करता है, मतलब वो टॉलेंट टेस्ट देता है, मतलब टॉलेंस रिएजेंट इसको ऑक्सीडाइज करता है। अरे बच्चों टॉलेंस रिएजेंट एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो टॉलेंस रिएजेंट एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करता है, इसका मतलब ये एल्डिहाइड टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस करता है। समझे कि नहीं, ये टॉलेंट टेस्ट दे देगा। ये भी आंसर नहीं हुआ। 4 नंबर में आते हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल। तो बच्चों सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल हम लोग इसको कहते हैं। सबसे पहले हम लोग को पता होनी चाहिए कि एल्कोहल में जो ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड हाइड्रोजन है वो एसिडिक नेचर का होता है। तो यहां पे इसका सॉल्ट बिल्कुल बन जाएगा, ONA आप लोग बना दोगे बिल्कुल। और जब आप जानते हो कि ऑक्सीडेशन होता है सेकेंडरी एल्कोहल का, क्योंकि सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल है, तो सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन होता है तो प्यारे बच्चों आपको पता होगा यहां पे फॉर्मेशन करता है कीटोन। जी हां, तो कीटोन का जब फॉर्मेशन हो गया, ब्यूटानॉन ब्यूटेन 2 ऑन का फॉर्मेशन हो गया, क्या ये टॉलेंट टेस्ट देता है? नहीं, कीटोन टॉलेंट टेस्ट नहीं देता है, मतलब कीटोन टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस नहीं करता है। तो आप कहोगे यही आंसर तो हो गया 4 नंबर। तो ये हो गया आपको ईथर। ईथर तो पहले हटा दीजिए क्योंकि उसका सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन होता ही नहीं है, जबकि यहां पे कह रहा है कि सोडियम के साथ रिएक्शन होता है, ठीक है। और 2 3 4 में एल्कोहल है, एल्कोहल का रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ होता है, बाहर होता है H2 गैस, और फर्दर ऑक्सीडेशन करोगे तो नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल और आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल जो है वो प्राइमरी अल्कोहल है, तो बनता है एल्डिहाइड, वो टॉलेंट टेस्ट देता है। जबकि क्वेश्चन में कह रहा है कि वो टॉलेंट टेस्ट नहीं देना चाहिए, इसका मतलब आंसर होगा सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, क्योंकि सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन होता है बच्चों तो यहां पे बनता है कीटोन, और कीटोन टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस नहीं करता है, मतलब टॉलेंट टेस्ट नहीं देता है। इसके आधार पे कहोगे कि 4 नंबर का ये 64 नंबर का आंसर हो जाएगा 4, यानी कि सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। क्लियर है? आप लोगों से बनाइए एक सब क्वेश्चन, बहुत आसान है। उसके बाद देखिए 65 नंबर, ये भी बहुत आसान है। 65 नंबर में आपको कह रहा है, सबसे पहले ये दिया हुआ है साइक्लोहेक्सेनॉल, इसका ऑक्सीडेशन है CrO3 के साथ। तो CrO3 क्या करता है बच्चों, सेकेंडरी एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके बनाता है कीटोन। जी हां, कीटोन में कन्वर्ट होता है, और इस कीटोन का फर्दर हम लोगों को रिएक्शन करवाना है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, वो है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन। तो आप जानते हो यहां पे मैकेनिज्म होता है
न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। जी हाँ, और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जब होता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है OH में और यहां पे हम लोग अटैच कर देते हैं मिथाइल। जी हाँ, और फर्दर इसको हम लोग क्या करते हैं अब डिहाइड्रेशन, यानी कि एसिडिक मीडियम में, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड या फास्फोरिक एसिड, ये जो H+ आया है बच्चों, या तो सल्फ्यूरिक एसिड से नहीं तो फास्फोरिक एसिड से, उसको लेकर के हम लोग हीट करते हैं, जो H+ यहां पे कैटलिस्ट का काम करता है, यानी कि यहां पे होगा डिहाइड्रेशन। तो OH- निकाल दीजिए, अब बगल वाले कार्बन से क्या निकाल दीजिए, H+ निकाल दीजिए। तो A निकालने के बाद जो आपको यहां पे फॉर्मेशन किया, वो फॉर्मेशन कर दिया एल्कीन, और जहां से OH निकला है वहां पे एक मिथाइल भी है पहले से, तो रख दीजिए, और साथ में यहां पे बाहर निकाल दीजिए वाटर, क्योंकि मिथाइल तो ही रहेगा, सिर्फ वाटर निकलेगा। तो पहले CrO3 के साथ ऑक्सीडेशन करके कीटोन, फिर उसका ग्रेनाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करके फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस टर्सरी अल्कोहल, फिर उसका H+ के साथ हीट का मतलब डिहाइड्रेशन कर दीजिए, और फर्दर इसका क्या करना है आपको, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन पढ़े हो ना, तो BH3 के जगह पे BD3 ले लिया है, यानी कि सबसे पहले यहां पे लिया है B2D6, कोई बात नहीं, इसको क्या करना है बच्चों, एक्चुअल में यहां पे ले लेना है BD3, ऐसा कर दीजिए, ठीक है, BD3, यानी एक्चुअल में यहां पे रहता है हाफ B2D6, ऐसा लिख सकते हैं। तो BD3 को पहले तोड़ना सीखिए, कैसे टूटता है, जैसे कि हमने आप लोगों को क्लासरूम में सिखाया था BH3 को तोड़ना, H- और BH2+, उसी प्रकार से यहां पे तोड़िए इसको D- और BD2+, और आपको यहां पे मालूम होनी चाहिए, एक है यहां पे हाइड्रोजन और एक है बगल वाले कार्बन मिथाइल, और जानते हो यहां पे कौन सा रिएक्शन होता है इसके केस में, यहां पे होता है एक्चुअल में अब सिन एडिशन। कैसा एडिशन बच्चों, सिन एडिशन, जिसको BD3 को हमने जो तोड़ा है D- में और BD2+ में, तो D- और BD2+ का अटैचमेंट होगा उस कार्बन पे, जिस कार्बन पे ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दिया हुआ है, एक यहां पे एक यहां। अब दिखाते हैं क्या होता है। तो जानते हो कि BD3 का जो होता है एडिशन, वो होता है अकॉर्डिंग टू मार्कोनी-कॉप्स रूल, और आपको पढ़ाया गया होगा कि फाइनल प्रोडक्ट एल्कोहल जो बनता है, वो फाइनल प्रोडक्ट एल्कोहल बनता है अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनी-कॉप्स रूल, लेकिन इनिशियली जो BH3 या BD3 का एडिशन होता है वो होता है मार्कोनी-कॉप्स रूल के मुताबिक, और सिन एडिशन होता है तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनी-कॉप्स रूल, अकॉर्डिंग टू मार्कोनी-कॉप्स रूल निगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां H का संख्या कम है, तो ऊपर में जहां मिथाइल है वहां H है ही नहीं, और नीचे जहां H है ज्यादा वहां पे जाएगा पॉजिटिव पार्ट अकॉर्डिंग टू मार्कोनी-कॉप्स रूल। और बच्चों आपको पता है कि होता है सिन एडिशन, तो जहां पे मिथाइल है वहां पे पहले आप रख दीजिए जाकर के सेम साइड से एक, यहां पे रख दीजिए D- को, और उसी डायरेक्शन से अगर आपने ब्रोकन लाइन यहां पे दिया D को, तो ब्रोकन लाइन ही देना पड़ेगा आप लोगों को यहां पे BD2। अगर यहां पे ऑप्शन में रहता कि D को अगर हम रखते डार्क लाइन पे, तो BD2 को भी रखते हम लोग डार्क लाइन पे, क्योंकि सेम साइड से सिन एडिशन होता है, और यहां पे प्रेजेंट जो मिथाइल था, तो मिथाइल को रखोगे अपोजिट डायरेक्शन में, जहां पे वो हमने D- को अटैच किया, तो वहां पे जो दूसरा ग्रुप होगा वो अपने आप अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा, तो यहां पे मिथाइल होगा डार्क लाइन पे, और यहां पे जो एक हिडन हाइड्रोजन है, ये जो हाइड्रोजन है वो भी रहेगा डार्क लाइन पे, क्योंकि BD2 और D दोनों आया है ब्रोकन लाइन से। इस तरीके से यहां पे दिखा देते हैं, और फर्दर आप दूसरे स्टेप में क्या करोगे, दूसरे स्टेप में करोगे ऑक्सीडेशन, यानी H2O2 के साथ रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कलाइन मीडियम। तो बच्चों यहां पे क्या होता है, BD2 जहां है वहां पे इसको हटा करके OH को जोड़ते हैं, इसी को हम लोग इसका कहते हैं ऑक्सीडेशन। तो आप सिंपल सा काम करिए कि जो D+ को आपने जोड़ा था, अब BD2 को जोड़ा था सेम साइड से, तो यहां पे आपको इतना ही काम करना है कि सिर्फ यहां पे BD2 को हटा करके, अब BD2 को हटा करके OH को जोड़ देंगे आफ्टर द ऑक्सीडेशन। बाद बाकी जहां जो था वहीं सब कुछ रहेगा, यहां पे H रहेगा, यहां पे आपको दिया हुआ इसमें मिथाइल होगा। तो बच्चों देख करके घबराना नहीं, सब प्रकार के क्वेश्चन में आपको सिन एडिशन करना था, समझे कि नहीं। D- BD2+ का करना था मार्कोनी-कॉप्स रूल के मुताबिक सिन एडिशन। तो जहां पे मिथाइल है वो मिथाइल को पहले मत लिखिए, पहले वहां पे जाकर के D- को लिखिए और BD2+ को लिखिए, वहां जहां H का संख्या ज्यादा है दोनों को सेम साइड से ऐड करिए, चाहे ब्रोकन लाइन चाहे डार्क लाइन, और जहां पे दोनों को रखा उसके अपोजिट डायरेक्शन में रख दीजिए जो वहां पे पहले से प्रेजेंट है, बात खत्म। उसके आधार पर आप देखिए तो आंसर कौन सा आ रहा है, D और OH हो गया सेम साइड, मिथाइल और H हो गया। इसका मतलब यहां पे इसका जो आंसर आ रहा है 65 का, वो 1 आ जाएगा।
वन आंसर इसका आ जाएगा बड़े ही आराम से। देख लीजिए, सिन एडिशन इसके केस में होता है। तो ऐसा क्वेश्चन हम लोगों को थोड़ा प्रैक्टिस में रखना है। इससे नीचे ही लेवल का आपको नीट में क्वेश्चन आएगा, इतना हाई लेवल आप लोगों को दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन सीख करके रखेंगे तो बेकार नहीं जाएगा। कहीं अगर आ गया इधर उधर तो हम लोग बना देंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपको 66 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 66 में कहा जा रहा है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिड स्ट्रेंथ ऑफ डिफरेंट OH ग्रुपेज। बच्चों आप लोग बहुत पढ़े लिखे लोग हो, आप लोग जानते हो कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है वो एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या बोलो? आप कहोगे -I-M। अरे रुको रुको रुको, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस। जिस एसिड का कंजुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। अब कंजुगेट बेस किसे कहते हैं? तो एसिड में से H+ को निकालने के बाद जो बनता है एनायन नेगेटिव चार्ज, उसी को कंजुगेट बेस कहते हैं। तो एसिड माइनस प्रोटॉन इक्वल टू जो एनायन बनता है, नेगेटिव चार्ज बनता है, उसी को कंजुगेट बेस कहते हैं। जैसे कि आप यहां पे देख सकते हो, अब यहां पे दिया हुआ है इसके केस में, ये जैसे कि दिया हुआ है OH1 और इसके बाद यहां पे दिया हुआ है OH2 और इसके बाद यहां पे जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है कुछ इस तरीके का, जिसमें यहां पे एक OH के साथ इसमें दिया हुआ है 3 और फिर इसके केस में OH के साथ दिया हुआ है 4। बच्चों कुछ मत करो ना, सीधा कंजुगेट बेस बना दो ना। तो यहां पे इसके H+ को हटाओ, जो यहां पे OH1 वाला का था इसका कंजुगेट बेस ये बना दो, और OH2 वाले का कंजुगेट बेस ये बना दो, OH3 वाले का ये बना दो, OH4 वाले का कंजुगेट बेस ये बना दो। अब आप देखो कि सबसे ज्यादा स्टेबल कंजुगेट बेस कौन सा है। तो बच्चों ये जो OH1 वाले का कंजुगेट बेस है वो नेगेटिव सिंगल, और आप जानते हो रिंग के अंदर कितना पाई बॉन्ड होता है? 3। रिंग के अंदर कितना पाई बॉन्ड होता है? 3। तो नेगेटिव सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ये टोटल 3 पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, 3 पाई बॉन्ड के साथ। और इसको देखो जो ये 4 नंबर वाला था, तो 4 नंबर वाला जो था यहां पे वो नेगेटिव सिंगल डबल सिंगल डबल। तो OH4 वाले का जो कंजुगेट बेस है वो नेगेटिव सिंगल डबल सिंगल डबल, टोटल 2 पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। OH3 वाले का कंजुगेट बेस देखो नेगेटिव सिंगल डबल, 1 पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। लेकिन OH2 वाले का देखो नेगेटिव सिंगल सिंगल, नेगेटिव सिंगल सिंगल, 2 लगातार सिंगल है, एक भी पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेटेड नहीं है। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कंजुगेट बेस अगर हम लोग देखें तो सबसे ज्यादा स्टेबल यहां पे यहां पे हम लोग कहेंगे 1 वाले का है, ठीक है ना, 1 वाले का है, उसके बाद 4 वाले का है, उसके बाद 3 वाले का है, सबसे कम स्टेबल 2 वाले का है। इसलिए हम लोग कहेंगे कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगा वो सबसे ज्यादा होगा OH1 का, फिर OH4 का, OH3 का, और सबसे कम होगा OH2 का, क्योंकि ये OH1 का कंजुगेट बेस 3 पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, OH4 का कंजुगेट बेस नेगेटिव सिंगल डबल 2 पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, OH3 का नेगेटिव सिंगल डबल 1 पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, OH2 का एक भी पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेटेड नहीं है, नेगेटिव सिंगल डबल, नेगेटिव सिंगल सिंगल, 2 लगातार सिंगल है। इसलिए इसका आंसर आप देख लो 1 4 3 2, इसका आंसर आ जाएगा आपको 3rd। अरे क्लियर है ना, बात समझ में आ रहा है ना? यस, सीखना बातों को, ये सब अच्छा क्वेश्चन है, किसी प्रकार का कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में आपको नहीं होनी चाहिए। बस देखना था यहाँ पे किसका कंजुगेट बेस ज्यादा स्टेबल है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस होता है। बात करते हैं उसके बाद देखो नेक्स्ट यहां पे कह रहा है 67 नंबर में कि हम लोग क्या ऐसा लें जिसका रिएक्शन हम लोग कराते हैं मिथाइल अल्कोहल के साथ, इथाइल अल्कोहल के साथ, तो बन जाता है बेंजीन। अरे बच्चों आप लोग जानते हो, पढ़े लिखे लोग हो आप लोग जानते हो कि अगर हम लेते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ये आपको दिया हुआ है एमाइन चैप्टर में, जी हां, तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड यानी कि BDC, तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का जब रिएक्शन करवाते हैं हम लोग या तो H3PO2 के साथ या फिर कराते हैं इथेनॉल के साथ, तो क्या बनता है? यहां पे बेंजीन बनता है। ये दोनों यहां पे रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, H3PO2 चाहे इथेनॉल रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, जो कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को रिड्यूस करके बनाता है बेंजीन। और फर्दर आपको पता है ये तो फिनॉल बनाने का तरीका आपको दे रहा है
कि फर्दर यहां पे अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ या फिर यहां पे हम लोग रिएक्शन करवाते हैं इसका ओलियम के साथ, तो क्या बनता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और उस बेंजीन सल्फोनिक एसिड को फर्दर हम लोग क्या करते हैं NaOH के साथ हीट करते हैं और उसके बाद थर्ड में एसिडिफिकेशन करते हैं, तो क्या बनता है, तो इसके केस में फिर से हम लोगों को बन जाता है फिनॉल। तो ये फिनॉल बनाने का तरीका है, प्रोसेस है, ठीक है ना। यस, तो ध्यान रखोगे इसका आंसर हो जाएगा यहां पे 67 का आंसर हो जाएगा 2। यानी कि अगर हम लोग बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का रिडक्शन करेंगे इथेनॉल के साथ या H3PO2 के साथ तो बेंजीन बनेगा। अब बेंजीन का रिएक्शन ओलियम के साथ या कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करते हैं और फर्दर NaOH के साथ हीट करके एसिडिफिकेशन करते हैं तो फिनॉल बनता है। आपने फिनॉल के प्रिपरेशन में ये पढ़ाई किया होगा, बहुत आसान है। उसके बाद देखिए 68 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग अब आते हैं, उसको देख लेते हैं। थोड़ा सा वो सब क्वेश्चन आपको परेशान किया होगा, डरना नहीं है। तो 68 नंबर क्वेश्चन में ऐसा दिया है बच्चों जिसमें कि एक साइक्लिक ईथर दिया है जो कि प्राइमरी है, बिल्कुल एक्सेस HI के साथ रिएक्शन है। सबसे पहली बात मैं बता दूं कि ईथर में अगर दोनों साइड प्राइमरी या सेकेंडरी होता है तो SN2 पाथवे होता है। क्या करना है, इसको ब्रेक कर लीजिए और इसको ब्रेक कर लीजिए, तो ये O माइनस H+ को ले जाएगा और I- यहां आ जाएगा जहां से लिविंग ग्रुप निकल रहा है। तो ये O माइनस H+ को पिक करेगा तो कुछ ऐसा हो जाएगा और बीच में आप देखोगे कितने CH2 है, ये बीच में 4 CH2 है, 1 2 3 4 और यहां पे क्या हो जाएगा आयोडीन। फर्दर एक HI के साथ और रिएक्शन हो सकता है क्योंकि यहां पे प्राइमरी अल्कोहल बाकी है और प्राइमरी अल्कोहल का जब HI के साथ रिएक्शन होता है ना तो बन होता है SN2 पाथवे। तो यहां से निकाल दो आप OH- इधर से बाहर कर दो और इधर से H+ ले जाकर के वाटर बाहर कर दो और I- को यहां पे आप अटैक करा करके आप बाहर कर दो। इसके केस में CH2 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 एंड CH2 के साथ आयोडीन। बच्चों उसके बाद अब इसका जो रिएक्शन कराया जा रहा है वो यहां पे जो बना उसका रिएक्शन यहां पे करवाना है सोडियम मेटल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। बच्चों इसको कहा जाता है इंटरनल उर्ज रिएक्शन क्योंकि एक ही कंपाउंड के अंदर दो हेलोजन है। अब टेट्राहाइड्रोफ्यूरान किसको कहते हैं, तो टेट्राहाइड्रोफ्यूरान इसी को कहते हैं, समझे कि नहीं। हाँ यही है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान इसी को कहते हैं, साइक्लिक ईथर को। जी हाँ, ये सॉल्वेंट के रूप में काम करता है क्योंकि पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट होता है THF, उसी का यूज कर सकते हैं क्योंकि सोडियम मेटल पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट कर जाता है, इसलिए पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट यहां पे इस्तेमाल करते हैं। तो ध्यान रखोगे। अब याद रखना बच्चों, अगर एक ही कंपाउंड के अंदर दो हेलोजन है तो दो हेलोजन अगर एक ही कंपाउंड के अंदर है और अगर दोनों का पोजीशन 1/4 है तो 1/4 है तो जहां से दोनों हेलोजन निकल रहा है उसके बीच में आपको एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देना है। 1/4 है तो बनेगा साइक्लोब्यूटेन। 1/5 रहता, एक CH2 बीच में और बढ़ा देता तो बनता साइक्लोपेंटेन। एक CH2 और बढ़ा देते हैं मतलब दो आयोडीन या दो ब्रोमीन या दो हेलोजन कहो, दो हेलोजन अगर 1/6 पे होगा तो बनेगा साइक्लोहेक्सेन, अगर 1/3 पे होगा तो बनेगा साइक्लोप्रोपेन। याद रखिएगा, दो हेलोजन अगर 1/3 पे होगा साइक्लोप्रोपेन, 1/4 पे होगा साइक्लोब्यूटेन, 1/5 पे होगा साइक्लोपेंटेन, 1/6 पे होगा साइक्लोहेक्सेन। तो यहां पे 1/4 पे है तो आप यहां पे फॉर्मेशन करोगे साइक्लोब्यूटेन और बाहर कर देंगे सोडियम आयोडाइड, बात खत्म। इस तरीके से यहां पे इसको हम लोग कहते हैं इंटरनल उर्ज रिएक्शन। जैसे कि बच्चों आप लोगों ने इस प्रकार का क्वेश्चन एक जरूर देखा होगा जो प्रीवियस ईयर में जेई मेन में आ चुका है कि क्लोरीन ब्रोमीन है, इसका रिएक्शन सोडियम के साथ देता है तो आप लोग क्या करते हो, सोडियम को रख करके यहां से एक NaCl एक NaBr बाहर कर देते हो और फिर इस तरीके से एक बाइसाइक्लो कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं हो जाता है। उसी तरह से तो यहां पे काम करना था कि दो हेलोजन जहां से निकलेगा तो दोनों के बीच में आपको एक सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करके रिंग का फॉर्मेशन करना है। जब एक ही कंपाउंड में दो हेलोजन दिया होगा और सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन होगा तो यहां पे होता है इंटरनल उर्ज रिएक्शन और फॉर्मेशन करता है साइक्लिक कंपाउंड का, ठीक है ना। तो 68 का आंसर यहां पे हो जाएगा आपको 1, बिल्कुल यहां पे 1 होने वाला है, ठीक है ना। यस, उसके बाद देखिए 69 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो भी पहले प्रीवियस ईयर जेई में पूछा जा चुका है। प्रीवियस ईयर में जेई में क्वेश्चन आया हुआ है, नीट में नहीं आया है। अब देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अपॉन ट्रीटमेंट विथ सोडियम टेरशरी ब्यूटॉक्साइड फॉलोड बाय एडिशन ऑफ ब्रोमीन वाटर फेल टू डिकलराइज द कलर ऑफ ब्रोमीन। मतलब
कोई ऐसा कंपाउंड जिसका रिएक्शन हम पहले कराते हैं सोडियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड के साथ, अब फिर कराते हैं Br2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो Br2 का कलर डिसअपीयर नहीं होता है, उसी को कहते हैं कि फेल टू डीकलराइज, यानी कि ब्रोमीन का जो कलर होता है ब्राउन, ब्राउन कलर होता है, ठीक है ना, तो जो ब्राउन कलर है उसका Br2 का वो डिसअपीयर नहीं होना चाहिए, उसी को कहते हैं फेल हो गया। और अगर डिसअपीयर हो गया मतलब वहां पे टेस्ट ऑफ अनसेचुरेशन हो रहा है। बच्चों सुनो, इसमें से क्या है, ये टेस्ट ऑफ अनसेचुरेशन खाली चेक करना है कि कहां पे पाई बॉन्ड बन सकता है आफ्टर द रिएक्शन विथ सोडियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड। तो एक्चुअल में यहां पे देखो ये क्या है बच्चों, यहां पे ये CH2 के साथ क्या है Br। तुम सोचो खुद कि क्या हम यहां पे अगर इसका रिएक्शन करवाएं, सोडियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड इसको कहते हैं, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होगा, बेसिसिटी ज्यादा होगा, तो E2 पाथवे तो होगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग है। तो आप देखो कि जहां से ब्रोमीन निकल रहा है क्या उसके बगल में कोई कार्बन है जिसपे हाइड्रोजन निकलेगा, तो यहां पे रिंग के अंदर पाई बॉन्ड है ही नहीं, रिंग के अंदर पाई बॉन्ड नहीं है, और यहां भी पाई बॉन्ड नहीं बन सकता है आफ्टर द रिएक्शन विथ सोडियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, क्योंकि जहां से ब्रोमीन निकल रहा है उसके बगल में ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन निकलने के लिए कुछ है ही नहीं। तो जब तुम इसके अंदर अब डालोगे ब्रोमीन को इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो यहां पे कोई रिएक्शन होगा, यहां पे रिएक्शन होगा ही नहीं, मतलब Br2 का कलर डिसअपीयर नहीं हो पाएगा, क्योंकि ना रिंग के अंदर पाई बॉन्ड है और ना ही यहां पे पाई बॉन्ड बन सकता है, क्योंकि बगल में ऑक्सीजन है, जिसके कारण यहां पे टेस्ट ऑफ अनसेचुरेशन फेल हो जाएगा और Br2 का कलर डिसअपीयर नहीं होगा। अरे बच्चों यहां पाई बॉन्ड होता, Br2 रिएक्शन करता, तब ना यहां पे चेंज होता। आप कहोगे सर जी थोड़ा दूसरा वाला बना के दिखाइए, मैं दिखाता हूं। एक बात ध्यान रखना, जो रिंग के अंदर पाई बॉन्ड है, यानी कि जो पाई बॉन्ड एरोमेटिसिटी में चला गया है, वो कभी भी टेस्ट ऑफ अनसेचुरेशन नहीं दे सकता है। तो एरोमेटिक कंपाउंड टेस्ट ऑफ अनसेचुरेशन नहीं देता है, ध्यान रखिएगा, वहां पे एडिशन रिएक्शन होता ही नहीं है। तो यहां पे क्या करेंगे वो मैं समझाता हूं। यहां पे आप देख सकते हो, जब हम लोग यहां पे डालेंगे बच्चों सोडियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड जो आपको दिया हुआ है, वो बेस का काम करेगा और यही बेस यहां अटैक करेगा सबसे पहले, तो E2 पाथवे होगा। कौन सा E2 पाथवे, क्योंकि बहुत ही क्राउडेड न्यूक्लियोफाइल है, SN2 होगा नहीं, E2 कंपीट करेगा 2 डिग्री के केस में। तो जहां से ब्रोमीन निकलेगा उसके बगल वाला कार्बन देखिए, यहां पे बगल वाला कार्बन से साइमल्टेनियसली H+ निकलेगा और यहां पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। और जब पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया तो Br2 जब आप डालोगे तो एक Br यहां ऐड होगा पाई बॉन्ड को तोड़ करके, एक Br यहां ऐड होगा, यानी कि Br2 का कलर डिसअपीयर हो जाएगा, क्योंकि यहां पे एल्कीन बना था। लेकिन याद रखिएगा, इस पाई बॉन्ड को देख के खुश मत होइएगा कि ये दे देगा टेस्ट ऑफ अनसेचुरेशन, नहीं, एरोमेटिक कंपाउंड नहीं देता है, वो रिएक्शन नहीं करता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो आप यहां पे ध्यान रखोगे, जो रिंग के बाहर है वो एरोमेटिसिटी नहीं है, तो सोडियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड के साथ रिएक्शन करने के बाद देखना है कि कहां पे पाई बॉन्ड बन सकता है, वही टेस्ट ऑफ अनसेचुरेशन दे सकता है। जैसे कि थर्ड ऑप्शन देखो, थर्ड ऑप्शन आप देखोगे बच्चों तो कुछ ऐसा दिया है। सबसे पहली बात तो जो रिंग के अंदर है वो तो एरोमेटिसिटी में है, वो टेस्ट ऑफ अनसेचुरेशन देगा नहीं। अब आप खुद सोच करके देखो, जब आप यहां पे लेते हो सोडियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, तो ये अगर आप लेते हो यहां पे सोडियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड जो कि एक क्राउडेड बेस है, तो 2 डिग्री के केस में आप कहोगे E2 पाथवे होगा, तो जहां से ब्रोमीन निकलेगा उसके बगल वाला कार्बन से H+ निकलेगा, तो यहां पाई बॉन्ड बन जाएगा जो एरोमेटिसिटी में नहीं है, जिसके कारण यहां पे Br2 जब डालेंगे ना तो एक Br यहां ऐड होगा इस कार्बन पे, एक यहां ऐड होगा और Br2 का कलर डिसअपीयर हो जाएगा, यानी कि यहां पे टेस्ट ऑफ अनसेचुरेशन बिल्कुल होगा। ठीक है ना, यस, तो यहां पे फेल नहीं होगा। उसके बाद देखिए 4 ऑप्शन में देखोगे तो C डबल बॉन्ड O नहीं कहलाता है यहां पे इसके केस में कि Br2 का टेस्ट ऑफ अनसेचुरेशन, नहीं, टेस्ट ऑफ अनसेचुरेशन कहने का मतलब वहां पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। तो सिर्फ C डबल बॉन्ड O देख करके खुश मत हो जाइएगा, यहां पे पहले एक्चुअल में हम लोग रिएक्शन करवाएंगे और रिएक्शन करवाने के बाद आप देखेंगे इस पाई बॉन्ड के साथ Br2 का रिएक्शन नहीं होने वाला है। यहां पे पहले हम लोग डालेंगे इसके केस में सोडियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है,
E2 पाथवे होगा तो Br माइनस यहां से निकलेगा और H प्लस निकलेगा, कार्बन जो बगल में रहेगा उससे साइमल्टेनियसली, तो यहां पे बन जाएगा एक पाई बॉन्ड। अब जो ये नया पाई बॉन्ड बना है इसके साथ रिएक्शन होगा Br2 का, एक Br यहां जुड़ेगा, एक Br यहां जुड़ेगा, Br2 का कलर डिसअपियर होगा। तो फोर्थ ऑप्शन में आफ्टर द रिएक्शन विद सोडियम टेट्रासाल्फेट ऑक्साइड एल्कीन बन रहा है, सेकेंड में भी एल्कीन बन रहा है और थर्ड में भी एल्कीन बन रहा है। तो Br2 के साथ उस एल्कीन का रिएक्शन होकर के Br2 का कलर डिसअपियर होगा। लेकिन फर्स्ट में जहां से ब्रोमीन निकल रहा है उसके बगल में ऑक्सीजन है, कार्बन है ही नहीं, वहां पे एल्कीन बन ही नहीं सकता है। इसलिए यहां पे हम लोग कहते हैं कि टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन फेल हो जाएगा, क्योंकि वहां पे एल्कीन या एल्काइन नहीं है। इसलिए इसका आंसर 69 का आंसर 1 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा 69 का आंसर 1 हो जाएगा, क्योंकि उसमें पाई बॉन्ड नहीं है और रिएक्शन करने के बाद भी नहीं बन सकता है। तो 69 का आंसर आपको कहना है 1। क्लियर है ना, समझ आ गया ना? अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट यहां पे 70 नंबर में क्या कहा जा रहा है। 70 नंबर में क्या रहा है, द बॉन्ड एंगल इन एल्कोहल एज, जो एल्कोहल का यहां पे बॉन्ड एंगल है इज स्लाइटली लेस देन टेट्राहेड्रल एंगल, यानी कि 109 डिग्री 28 मिनट से थोड़ा कम होता है, क्योंकि यहां पे दो दो लोन पेयर है। तो जानते हो कि जैसे जैसे लोन पेयर के बीच में रिपल्सन बढ़ता है तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज करता है रिपल्सन से बचने के लिए। तो यहां पे लोन पेयर रिपल्सन ज्यादा होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर से, और लोन पेयर बॉन्ड पेयर ज्यादा होता है बॉन्ड पेयर से। तो जब बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन कम होता है तो दो बॉन्ड पेयर आपस में क्लोज आ जाता है, लोन पेयर से दूर भागता है, जिसके कारण बॉन्ड एंगल घट जाता है। तो बिल्कुल असर्शन यहां पे सही है। उसके बाद रीजन में कह रहा है इन एल्कोहल द ऑक्सीजन ऑफ OH ग्रुप इज अटैच्ड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। बिल्कुल सही है। यहां पे जिस कार्बन से अटैच्ड होगा, जो भी होगा, यहां पे होगा कैसा sp3 कार्बन, तब उसको हम लोग कहते हैं यहां पे एल्कोहल, तभी तो उसको क्या कहते हैं एल्कोहल। तो बात यहां पे सही है, दोनों सही है। आप कहोगे 70 नंबर का आंसर हो गया सेकंड, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, लेकिन रीजन जो है वो सही एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का, क्योंकि आपको वहां पे अगर रीजन में लिखता कि लोन पेयर का संख्या 2 है, लोन पेयर रिपल्सन के कारण बॉन्ड एंगल घट जाता है, रिपल्सन का कुछ बात करता, तब हम कहते हैं कि बॉन्ड एंगल जो टेट्राहेड्रल एंगल से कम हो जाता है उसका रीजन हुआ लोन पेयर के बीच में रिपल्सन। तो वो अगर मेंशन करता रीजन में तब कहते हैं कि असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है रीजन। लेकिन ऐसा तो कुछ रिपल्सन की बात किया नहीं, जब रिपल्सन की बात नहीं किया है इसमें रीजन में, इसका मतलब यहां पे कहेंगे कि असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है, लेकिन रीजन यहां पे करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्यों आखिरकार एल्कोहल में बॉन्ड एंगल कम हो जाता है 109 डिग्री 28 मिनट से? उसका रीजन होता है लोन पेयर के बीच में रिपल्सन। वो अगर लिखता तब यहां पे हो जाता करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आते हैं सेक्शन बी में। सेक्शन ए का सारा क्वेश्चन तो हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद देखिए सेक्शन ए का हो गया ना, अब तो कोई नहीं है ना, यस 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 ये सब हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब यहां से आते हैं हम लोग 89 नंबर क्वेश्चन सेक्शन बी का। तो सेक्शन बी में 89 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फ्लोइंग हैलाइड्स फॉर द SN1 रिएक्शन। ओहो मजा आ गया। तो यहां पे आप लोगों को ध्यान रखना है, जब भी पूछेगा आप लोगों को रेट ऑफ SN1 तो हम लोग कहेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट। कौन सा इडियट बच्चों? कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, बिल्कुल। अब यहां पे देखिए है क्या, ये है एक CH3 के साथ CHCl, उसके बाद यहां पे है CH2 के साथ CH3, ये हो गया फर्स्ट। उसके बाद यहां पे दिया हुआ है CH3 एंड CH2 के साथ यहां पे Cl, वेरी गुड। और थर्ड में क्या दे रहा है C6H4, पहले इसको ओपन कर लीजिए, समझिए बातों को। C6H4 ये है, उसके बाद यहां पे CH2 के साथ Cl और नीचे पारा पे लगा हुआ है OCH3, तो पहले इसको ओपन करना सीखिए। अब आपको क्या करना है, जब भी SN1 आपको निकालना है रेट, तो जहां पे लिविंग ग्रुप दिया हुआ है हेलोजन, वहां पे पहले आप लोगों को बनाना है कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट। तो बच्चों यहां पे कार्बोकेटायन बनेगा सेकेंडरी, यहां पे बनेगा इसके केस में प्राइमरी, और यहां पे भी बनेगा प्राइमरी, लेकिन ये कार्बोकेटायन जो है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। जी हां देखिए ना,
पॉजिटिव सिंगल डबल, और साथ ही साथ पारा पे यहां पे इसका जो लग रहा है वो प्लस m लग रहा है। और उसके बाद आपको पता है 2 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन होता है 1 डिग्री कार्बोकैटायन। आपको पूछ रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो सबसे कम होगा यहां पे 2 रिएक्टिव, उसके बाद होगा 1 और सबसे ज्यादा होगा 3। इसी को कहते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना। समझ में आ गया ना, छोटे से बड़े की तरफ। यानी कि इसका आंसर यहां पे आप लोगों को कहना होगा सेकेंड होगा। 2 होगा सबसे कम रिएक्टिव 1 डिग्री है, और उसके बाद 1 सबसे ज्यादा होगा 3, क्योंकि कार्बोकैटायन वहां पे रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। क्लियर है बुआ? यस। अरे बोला करो, जोर से बोला करो, मजा आता है। अब देखो नेक्स्ट आपको 90 नंबर तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। रीड द फ्लोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट आंसर। तो 90 नंबर में पढ़िए ध्यान से स्टेटमेंट को कह क्या रहा है। ये डायरेक्ट एनसीईआरटी से है। कहां पे है आपको मालूम है? ये हेलो एल्केन हेलो एरीन का जहां फिजिकल प्रॉपर्टीज है, और जहां पे 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन, 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन दिया हुआ है, उसके पहले वाले पेज में आपको दिया हुआ है। हाँ, सबसे पहले स्टेटमेंट में कह रहा है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक हेलोजेंस डिक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग इन ब्रांचिंग। सही बात है। यानी कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आप लोग जानते हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर मास, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बुआ ब्रांचिंग। तो बिल्कुल ये सही स्टेटमेंट है कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक हेलो एल्केन डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन ब्रांचिंग। ब्रांचिंग बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट घटेगा। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। एमोंग isomeric dihalobenzen the para isomers have higher melting point than ortho and meta isomers। आपको मालूम होनी चाहिए, अगर मेल्टिंग पॉइंट की बातें करता है, एक अगर आपको दिया हुआ रहता है 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, एक आपको दिया हुआ रहता है 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन, उसके बाद एक दिया हुआ रहता है 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। तो बच्चों आपको पता है बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर होता है इसके केस में ऑर्थो पारा मेटा, ऑर्थो पारा मेटा। और अगर मेल्टिंग मेल्टिंग पॉइंट की बातें करता है, मेल्टिंग पॉइंट की बात करता है तो सबसे ज्यादा होता है पैरा वाले का, उसके बाद ऑर्थो वाले का, और सबसे कम होता है मेटा वाले का। मेटा का सबसे कम होता है, चाहे मेल्टिंग पॉइंट हो चाहे बॉइलिंग पॉइंट हो। तो यहां पे हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, अमोंग आइसोमेरिक डाइहेलोबेंजीन्स द पारा आइसोमर्स हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट देन ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर्स। बिल्कुल सही है। उसके बाद थर्ड में कह रहा है द आइसोमेरिक डाइहेलोबेंजीन हैव लार्ज डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट। ये गलत है, आप स्टेटमेंट पढ़ करके देखना। बॉइलिंग पॉइंट के बीच में डिफरेंस बहुत कम होता है, बहुत कम डिफरेंस होता है ये तीनों में बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट का डिफरेंस ज्यादा होता है। तो सिर्फ मेल्टिंग पॉइंट का लिखता कि लार्ज डिफरेंस होता है, तब ये स्टेटमेंट सही होता, लेकिन लिखा है कि बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट दोनों का लार्ज डिफरेंस होता है, ये गलत हो गया। उसके बाद लास्ट में कह रहा है फोर्थ स्टेटमेंट में द आइसोमेरिक डाइहेलोबेंजीन हैव नियरली सेम बॉइलिंग पॉइंट। ये सही है कि बॉइलिंग पॉइंट नियरली सेम होता है, मेल्टिंग पॉइंट का हाई डिफरेंस होता है। सारे क्वेश्चन अच्छे एनसीईआरटी का डायरेक्ट लाइन का है, यानी कि 1, 2, 4 करेक्ट हो गया, थर्ड यहां पे गलत हो गया, यानी कि यहां पे आंसर आप 90 का कहोगे, आंसर हो जाएगा 4, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट नियरली सेम होता है। एनसीईआरटी में डायरेक्ट आप लोगों को मेंशन किया हुआ है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट यहां पे 91 फिर से आ गया एसिडिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन। बड़े आसानी से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कहीं पे कोई दिक्कत आपको होने नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं। सबसे पहले पूछ रहा है मार्क द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड एच 91। देखिए हम लोग जानते हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल -I-M, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस। और कंजुगेट बेस जो होता है ना बच्चों, वो होता है निगेटिव चार्ज। तो निगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करता है एक्सेप्टर। तो ऐसा क्वेश्चन हम लोगों को दिया हुआ है 3 में। उसके बाद एक दिया हुआ है मेटा नाइट्रोफिनॉल, ये हो गया 4। और उसके बाद एक दिया हुआ है जिसमें कि ये पारा पे मिथॉक्सीफिनॉल, ये दिया हुआ है 5। ओके, आपसे पूछा जाता है कि एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा। ध्यान से सुनोगे, हम लोग इस बातों को ध्यान रखेंगे कि एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल -I-M और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है +I+M। बिल्कुल इसको ध्यान रखिएगा।
तो NO2 पारा पे कौन सा इफेक्ट शो करता है? -m। तो NO2 पारा पे शो करता है -m। OCH3 मेटा पे कौन सा इफेक्ट? -I। NO2 मेटा पे कौन सा इफेक्ट? -I। OCH3 पारा पे कौन सा इफेक्ट? +m। जी हां, देख लीजिए ना, तो NO2 का पारा पे होता है -m, OCH3 और NO2 का मेटा पे लगता है -I और OCH3 का पारा पे लगता है +m। तो सबसे ज्यादा एसिडिक यहां पे हो जाएगा 2, उसके बाद हो जाएगा 4, क्योंकि NO2 का जो -I का मैग्नीट्यूड होता है ना, वो ज्यादा होता है OCH3 से। उसके बाद हो जाएगा 3, उसके बाद हो जाएगा 1 और सबसे कम एसिडिक यहां पे होगा 5। तो 2, 4, 3, 1, 5, यानी कि इसका आंसर यहां पे बड़े ही आराम से आ जाएगा सेकंड। इसका आंसर सेकंड आ जाएगा, देख लीजिए ना, बहुत ही आराम से बना सकते हो। एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल -I -m और इनवर्सली प्रोपोर्शनल +I +m होता है। इस तरीके से क्वेश्चन को हम लोग यहां पे सॉल्व कर सकते हैं बड़े ही आराम से। सुनिए ध्यान से। उसके बाद 92 नंबर में क्या कह रहा है कि 92 नंबर में कहा जा रहा है कि प्रोटोनोलाइसिस ऑफ ग्रेनाड रिजेंट इज लोरी ब्रोंस्टेड एसिड बेस रिएक्शन। सिंपल सी बातें हैं, यानी कि प्रोटोन एक्सेप्टर इसको हम लोग कहते हैं। हाँ, प्रोटोन एक्सेप्टर ये है ग्रेनाड रिजेंट। तो प्रोटोनोलाइसिस मतलब प्रोटोन यहां पे आपको देना है, प्रोटोन को एक्सेप्ट करेगा। तो प्रोटोन को एक्सेप्ट करेगा तो ये कहां से आएगा? एसिड से। एसिड का यहां पे क्लीवेज करके H+ ले जाएगा और ये क्या होता है? ग्रेनाड रिएजेंट होता है एक स्ट्रॉन्ग बेस, मालूम है आपको। तो R- H+ को ले जाएगा तो यहां पे फॉर्मेशन कर देगा RH और साथ में जो निकलना होगा निकलेगा। तो प्रोटोनोलाइसिस ऑफ ग्रेनाड रिजेंट इज लोरी ब्रोंस्टेड एसिड बेस रिएक्शन। सही है, यानी कि प्रोटोन एक्सेप्टर है यहां पे, ये बेस का काम करता है ग्रेनाड रिजेंट। सही स्टेटमेंट है, यानी सही असर्शन है। रीजन में क्या कह रहा है? रीजन में कह रहा है कि वाटर डिकम्पोजेज ग्रेनाड रिएजेंट। तो बच्चों RMgX एक बेस का काम करता है ग्रेनाड एजेंट। इसका तुम वाटर के साथ रिएक्शन करवाओगे तो वाटर को डिकम्पोज कर देगा और वाटर क्या करेगा? यहां से H+ देगा। उस H+ को ये ग्रेनाड एजेंट का R- जो कि स्ट्रॉन्ग बेस का काम करेगा, उसको पिक करने के बाद फॉर्मेशन कर देता है इसके केस में एल्केन, और साथ में यहां पे जो बनता है MgOH बनता है ना। इस तरीके से हम लोग एल्केन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। पता है, एसर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, लेकिन एसर्शन का सही एक्सप्लेनेशन रीजन नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि दोनों अलग अलग बात कह रहा है कि प्रोटोनोलाइसिस यानी कि प्रोटोन का एडिशन करना जो है ग्रेनाड एजेंट के साथ, वो एक लोरी यानी कि ब्रोंस्टेड लोरी एसिड बेस रिएक्शन का प्रकार है, वो टाइप है, क्योंकि प्रोटोन को एक्सेप्ट करता है ये। तो प्रोटोन एक्सेप्टर जो होता है उसी को हम लोग यहां पे कह देते हैं कि ब्रोंस्टेड लोरी एसिड बेस, यहां पे हम लोग कहेंगे रिएक्शन हो रहा है। उसके बाद वाटर डिकम्पोज ग्रेनाड एजेंट और बनाता है एल्केन, वो भी करेक्ट है, लेकिन एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। यहां पे आंसर इसका हो जाएगा सेकंड। अगर यहां पे मान लीजिए जो आपको रीजन में लिखा हुआ है उसको लिख दे असर्शन में, और जो असर्शन में लिखा हुआ है उसको कर दे रीजन में, तब हो जाएगा यहां पे आंसर ए। जानते हो क्या है? अगर असर्शन में लिख देता कि वाटर डिकम्पोजेज ग्रेनाड एजेंट गिविंग एल्केन, सही है, असर्शन अगर इसको देता तब, और रीजन कहता प्रोटोनोलाइसिस ऑफ ग्रेनाड एजेंट इज लोरी ब्रोंस्टेड एसिड बेस रिएक्शन। आखिरकार एल्केन क्यों बनता है? क्योंकि ग्रेनाड एजेंट एक बेस का काम करता है जो प्रोटॉन पिक करता है वाटर से, एसिड बेस रिएक्शन करता है और एल्केन का फॉर्मेशन करता है, तो वो हो जाता करेक्ट एक्सप्लेनेशन। लेकिन ये उल्टा लिखा है, दोनों करेक्ट है, लेकिन एक वहां पे इसका जो असर्शन है वो असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन रीजन नहीं है। इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है? यस। उसके बाद नेक्स्ट यहां पे लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 93 नंबर। तो 93 नंबर में आपसे क्या कहा जा रहा है? एक कंपाउंड X इज एसिडिक एंड इट इज सॉल्युबल इन NaOH। सॉल्युबल इन NaOH, एल्कोहल सॉल्युबल नहीं होता है, तो एल्कोहल NaOH में सॉल्युबल होता नहीं है, फिनॉल होता है सॉल्युबल, पहले ही पता चल गया। बट इनसॉल्युबल इन NaHCO3, पता है कि फिनॉल का रिएक्शन NaHCO3 के साथ नहीं होता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ एल्कोहल का रिएक्शन तो नहीं होता है, फिनॉल का भी नहीं होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है, सल्फोनिक एसिड का होता है, पिक्रिक एसिड का होता है। लेकिन यहां पे फिनॉल का रिएक्शन NaOH के साथ होता है, लेकिन एल्कोहल का रिएक्शन NaOH के साथ नहीं होता है। और NaHCO3 के साथ, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ फिनॉल और एल्कोहल किसी का रिएक्शन नहीं होता है। उसके बाद कंपाउंड X ऑल्सो गिव्स वायलेट कलर
विथ न्यूट्रल FeCl3। बच्चों ये साफ साफ आपको बताया हुआ है कि जहां भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ OH होता है उसको कहते हैं इनॉल फॉर्म, और इनॉल फॉर्म जो होगा, इनॉल कंपाउंड जो होगा, वही वायलेट कलर मतलब कलरफुल कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकता है FeCl3 के साथ। और जब फिनॉल होता है तो वहां पे वायलेट कलर का कॉम्प्लेक्स आता है। तो यहां पे आप लोग ऐसे लिख सकते हो जैसे कि C6H5OH यानी कि फिनॉल, इसका FeCl3 के साथ आप रिएक्शन करवाते हो तो यही फॉर्मेशन करता है FeOC6H5 का होल 6 और 3 माइनस यहां पे कर देते हैं, साथ में आप लोग 3H+ और 3HCl यहां से बाहर कर सकते हो। यही जो फॉर्मेशन करता है, ये फिनॉल का टेस्ट है ये, हाँ ये फॉर्मेशन करता है वायलेट कलर कॉम्प्लेक्स, ये फॉर्मेशन करता है इसके केस में, ठीक है ना। यस, तो ये एक्चुअल में आंसर इसका 93 का जितने भी आपको कहा जा रहा है उसके अनुसार यहां पे 93 का आंसर 2 होगा, क्योंकि एल्कोहल जो होता है वो NaOH में सॉल्युबल नहीं होता है, तो वहीं से क्वेश्चन का आंसर पकड़ा गया। उसके बाद हम लोग यहां पे कहेंगे कि जो NaHCO3 है उसके साथ एल्कोहल फिनॉल किसी का रिएक्शन नहीं होता है, और न्यूट्रल FeCl3 के साथ जो है वो फिनॉल देता है वायलेट कलर का कॉम्प्लेक्स। जैसे ही कहा कि वायलेट कलर का कॉम्प्लेक्स बन रहा है, इसका मतलब आंसर होगा फिनॉल, और फिनॉल मात्र एक ही ऑप्शन दिया हुआ है, वो दिया हुआ है ऑप्शन 2 में, बाद में किसी में फिनॉल नहीं है, ठीक है ना। इसलिए हम लोग यहां पे कहेंगे 92 का आंसर हो जाएगा 2। और तो कोई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन तो है नहीं, सारे क्वेश्चन आप लोगों को हमने बता दिया बच्चों। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये कुछ हेल्प किया होगा समझने में कॉन्सेप्ट को, और कुछ अगर इसमें कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में उसमें लिखिए, जो भी समस्या है उसको मैं वहीं पे बताने की कोशिश करूंगा, या अगली वीडियो में उसके लिए अलग से बना दूंगा। तो आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, मुस्कुराते रहें, इसी तरह से एक एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें। हर एक सब्जेक्ट में जितना हो सके उतना अभी से आप क्वेश्चन को एनालिसिस करें, पढ़ाई करें थ्योरी को, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छे रैंक से होगा। अगर आप पढ़ना सीख जाते हो कि पढ़ा कैसे जाता है नीट क्वालिफाई करने के लिए, कुछ से कुछ पढ़ने से तो रिजल्ट होता नहीं है, कॉन्सेप्ट सीखना पड़ता है जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है उसको सिर्फ, ठीक है। क्योंकि 90% क्वेश्चन तो रहेंगे आपको डायरेक्ट एनसीईआरटी से, और 10% जो रहेगा तो वो आपका रिजल्ट खराब नहीं करेगा। वो अगर आप एक्स्ट्रा करते हो थोड़ा बहुत तो वो तो आपको रैंकर बनाता है, बाद बाकी जो है सो रिजल्ट जो है उस 90% के अंदर ही छुपा हुआ है, अच्छा कॉलेज मिल जाता है आपको उसी के अंदर से। इसलिए एनसीईआरटी को फोकस करिए। जो आप टेस्ट दे रहे हैं, स्पॉट टेस्ट, AITS, अब तो DPP भी आपका स्टार्ट होने वाला है, तो अच्छे तरीके से उसको प्रैक्टिस करिए, बहुत अच्छा आपका होगा रिजल्ट, ठीक है। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।